नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग अपने प्रमुख सब्जेक्ट पॉलिटी एंड गवर्नेंस के संदर्भ में चर्चा करते हैं। आज का हम लोग का प्रमुख टॉपिक है पॉलिटी एंड गवर्नेंस के संदर्भ में। टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सर्वोच्च न्यायपालिका के बारे में। क्या है सर्वोच्च न्यायपालिका, उच्चतम न्यायालय क्या है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं, जो कि यूपीएससी से संबंधित। इस क्लास को देखने के बाद यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अन्य वनडे एग्जामिनेशन के संदर्भ में आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आइए देखते हैं। उच्चतम न्यायालय, जिसे हम लोग सर्वोच्च न्यायपालिका कहते हैं। आपको पता है कि भारत में एक एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, ठीक है, फिर आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, ये व्यवस्था है हमारे देश में। उच्चतम न्यायालय की बात करें तो इसकी संरचना अनुच्छेद 124 में दिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान है। न्यायालय की यह एकल व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935 से ग्रहण की गई है और यह केंद्रीय एवं राज्य विधियों को लागू कर सकती है। ठीक है, भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था तथा इसने ब्रिटेन के प्रिवी काउंसिल का स्थान ग्रहण किया था, जो अब तक अपील का सर्वोच्च न्यायालय था। ठीक है, इसमें कुल मिलाकर 34 न्यायाधीश हैं वर्तमान में, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 जो है अन्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, ये जो संख्या है, ठीक है, ये न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने या घटाने की शक्ति भारतीय संसद के पास है। संसद ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाया है। ठीक है, ये बात हो गया। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह के बाद करता है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब क्या है, मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस की जो नियुक्ति होती है, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो चाहे हाई कोर्ट में हो, ठीक है, तो राष्ट्रपति के माध्यम से ही होता है, लेकिन अन्य न्यायाधीशों की सलाह एवं परामर्श के बाद ही होता है। इसे आगे जानेंगे। इसी तरह उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की सलाह के बाद करता है। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश का परामर्श आवश्यक होता है। जो परामर्श होता है वो आवश्यक होता है। ठीक है, देखिए क्या है नियुक्ति की प्रक्रिया, थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, वरिष्ठतम न्यायाधीश को बतौर मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है, जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, लेकिन 1950 से 1973, ठीक है, ये हुआ है। ये प्रोसेस जो है, बीच में ऐसा भी समय आया था कि इस प्रोसेस को थोड़ा सा नकारा गया था, लेकिन खैर वो बात जितना इम्पोर्टेंट है। न्यायाधीशों की अर्हताएं, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर कोई सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनना चाह रहा है, उसे किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 साल के लिए न्यायाधीश होना चाहिए। ठीक है, उसे उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में 10 वर्ष तक वकील होना चाहिए, या राष्ट्रपति के मत में उसे सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए। ठीक है, अन्य बातें क्या है, शपथ या प्रतिज्ञान। उच्चतम न्यायालय के लिए नियुक्त न्यायाधीश को अपना कार्यकाल संभालने से पूर्व राष्ट्रपति इस कार्य के लिए, ठीक है, नियुक्त
करता है, यानी कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की जो शपथ की प्रक्रिया है राष्ट्रपति के समक्ष जो है लेना पड़ता। वेतन एवं भत्ते की बात करें तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार, अवकाश एवं पेंशन का निर्धारण समय समय पर संसद द्वारा होता है और वेतन इनका जो होता है संचित निधि पर भारित होता है। इनके सेवा के दौरान कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक है। न्यायाधीशों का कार्यकाल क्या होता है? संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल तो इसके लिए जो उपबंध बताए गए हैं वो 65 वर्ष की आयु तक है। और ठीक है, न्यायाधीशों को हटाने की यदि बात करें तो उसे राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति ऐसा तभी कर सकता है जब इस प्रकार हटाए जाने हेतु संसद द्वारा उसी सत्र में ऐसा संबोधन किया गया हो। ठीक है। हटाने का आधार अक्षमता या सिद्ध कदाचार होना चाहिए। ठीक है। इसके साथ साथ न्यायाधीश जांच अधिनियम 1959 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में महाभियोग की प्रक्रिया का उपबंध करता है। ठीक है। निष्कासन प्रस्ताव, इसके लिए लोकसभा में 100 मेंबर होने चाहिए और राज्यसभा में 50 के द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद ही अध्यक्ष या सभापति को दिया जाता है। ठीक है। हटाने के लिए जो एक विचारधारा है। इसके साथ साथ कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को भारत के उच्चतम न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश तब नियुक्त कर सकता है जब पद रिक्त हो। जब पद रिक्त हो। ठीक है। ऐसी स्थिति में पद रिक्त हो, अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो, अपने दायित्वों के निर्वहन में असमर्थ हो। ठीक है। यदि मैं बात करूं उच्चतम न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उच्चतम न्यायालय की शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार, इनका जो क्षेत्राधिकार है, इनकी शक्तियां और जो क्षेत्राधिकार है, इसे देख लेते हैं। सबसे पहला तो मूल क्षेत्राधिकार। मूल क्षेत्राधिकार जिसे अनुच्छेद 131 में बताया गया है। ठीक है। मूल क्षेत्राधिकार इसे अनुच्छेद 131 में बताया गया है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित विवादों पर निर्णय सर्वोच्च न्यायालय देता है, जैसे राज्य एवं केंद्र के बीच, 2 या अधिक राज्यों के बीच का मामला हो, मूल क्षेत्राधिकार से संबंधित जो विषय हैं अनुच्छेद 131 के तहत। ठीक है। ऐसे विषय लाए जा सकते हैं कि जो राज्य एवं केंद्र के बीच का मामला हो, 2 या अधिक राज्यों के बीच का मामला हो, या केंद्र और कोई राज्य या राज्यों का एक तरफ होना या एक से अधिक राज्यों का दूसरी तरफ होना, ऐसे मामले हो। ठीक है। तो ऐसे मामलों की सुनवाई का अधिकार सिर्फ उच्चतम न्यायालय के पास ही है, विशेष मूल न्याय क्षेत्र। ठीक है। इसमें कुछ विचारधाराएं हैं कि जिससे बचना है। राजनीतिक प्रकृति के प्रश्नों से बचा जाता है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में ऐसे प्रकृति का जिसमें राजनीतिक प्रकृति का विषय है, ऐसे मामले को नहीं लाया जाता है। इसमें मूल क्षेत्राधिकार में कोई विवाद जो किसी पूर्व संवैधानिक संधि समझौता से संबंधित हो, ठीक है, ऐसे भी मामले को आप मूल क्षेत्राधिकार में नहीं उठा सकते हैं। ठीक है। अंतर्राज्यीय जल विवाद वाला मामला भी आप नहीं उठा सकते हैं। वित्त आयोग आदि के संदर्भ वाले मामले भी आप मूल क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 131 के तहत नहीं ला सकते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखेंगे तो न्यायाधीश क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 32 जो आपके फंडामेंटल राइट में संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताया गया है। उपचारों का
अधिकार। ठीक है, इसमें क्या है ये भी ध्यान रखिए। पीड़ित सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है इसके तहत, लेकिन ये विशेषाधिकार नहीं है। उच्च न्यायालय भी न्यायाधीश जारी कर सकता है, लेकिन आर्टिकल 226 के तहत। ठीक है, इसमें सिर्फ मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए न्यायाधीश न्याय क्षेत्र के मसले पर उच्च न्यायालय का क्षेत्र उच्चतम न्यायालय की तुलना में ज्यादा विस्तृत है। यहां पे हाई कोर्ट का जो क्षेत्र है आर्टिकल 32 या आर्टिकल 226 के तहत, ये इंपॉर्टेंट है। अपीलीय क्षेत्राधिकार, ये भी सर्वोच्च न्यायालय का एक शक्ति है, क्षेत्राधिकार है। अपीलीय न्याय क्षेत्र, इसमें संवैधानिक मामले, उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील किया जा सकता है, दीवानी मामले, आपराधिक मामले। ठीक है, अपील के लिए विशेष अनुमति, यानी कि अपीलीय क्षेत्राधिकार में अपीलीय क्षेत्राधिकार में अपीलीय न्याय क्षेत्र संवैधानिक मामले, उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दीवानी मामले, आपराधिक मामले, ठीक है, ऐसे मामले के लिए विशेष अनुमति है। संवैधानिक मामले, उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अगर मामले में विधि का पूरक प्रश्न निहित है जिसमें संविधान की व्याख्या की जरूरत हो, तो आप अपील के लिए सर्वोच्च न्यायपालिका में ला सकते हैं। दीवानी मामले, उच्चतम न्यायालय में किसी मामले को तब लाया जा सकता है जब मामला सामान्य महत्व के पूरक प्रश्न पर आधारित हो, ऐसा प्रश्न हो जिसका निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक हो। आपराधिक मामले, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के आपराधिक मामलों के फैसलों के खिलाफ सुनवाई करता है यदि उच्च न्यायालय ने अधिकारों का मामला हो। ठीक है, अधिकारों का मामला हो, आरोपी व्यक्ति के दोष मोचन के आदेश को पलट दिया गया हो तथा उसे सजाए मौत दी गई हो, ऐसे कुछ मामले हैं। ठीक है, तो आपराधिक मामले में लाया जा सकता है। इसके साथ साथ आप देखते हैं सलाहकारी क्षेत्राधिकार। सलाहकारी क्षेत्राधिकार में आप देखते हैं अनुच्छेद 143। सलाहकारी क्षेत्राधिकार में आप देखते हैं अनुच्छेद 143। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय चाहे तो राय, राष्ट्रपति यदि राय मांगे तो उसे राय दे सकता है। राष्ट्रपति को निम्न 2 श्रेणी के मामलों में उच्चतम न्यायालय से राय लेने का अधिकार है। यानी कि सलाहकारी क्षेत्राधिकार में देश के प्रेसिडेंट के पास यह शक्ति है कि वह सर्वोच्च न्यायपालिका से, सर्वोच्च न्यायालय से अपने सलाहकारी क्षेत्राधिकार के तहत उससे राय मांग सकता है संवैधानिक विषयों पर। इसमें जो विषय हैं राय लेने का अधिकार है, सार्वजनिक महत्व के किसी मसले या तथ्य पर विधिक प्रश्न उठने या संभावित रूप से उठने पर उच्चतम न्यायालय अपना मत दे भी सकता है और देने से इनकार भी कर सकता है। ऐसे मामले पर, सार्वजनिक महत्व के किसी मसले पर या तथ्य पर या विधिक प्रश्न पर उठने पर या संभावित रूप से उठने पर, ऐसे मामले पर सर्वोच्च न्यायालय अपना मत दे भी सकता है और देने से इनकार भी कर सकता है। ठीक है, दूसरा, किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौते, संविधान आदि मामलों पर किसी विवाद के उत्पन्न होने पर उच्चतम न्यायालय द्वारा मत देना अनिवार्य है। नोट, राष्ट्रपति सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है। दोनों मामले में राष्ट्रपति सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, ये भी आप जानते हैं कि न्यायिक समीक्षा उच्चतम न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्यादाता है। ठीक है,
जो बेहद इम्पोर्टेंट है। तो हमने आज देखा सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और देखेंगे और क्या हो सकता है पॉलिटी से संबंधित क्लास। जय हिंद।